गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मोमेंटम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हम लोग 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। एलिमेंट क्या होता है शायद ही आप पहले से जानते हैं। फ्री स्टेट में जितने भी एटम्स रहते हैं वो एलिमेंट हैं। कंपाउंड भी आप लोग पढ़े होंगे, तो एलिमेंट पता है आपको, कंपाउंड पता है, मिक्सचर पता है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बात कि एलिमेंट्स, बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टेबल नहीं रहते हैं। और स्टेबल क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी उनका नियर बाय जो भी इनर्ट गैस है उसका कन्फिगरेशन वो अटेन कर ले। तो वो कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए वो चाहे हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है और मिल जाए, कोई बाकी सब चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसके लिए उसको किसी न किसी से बॉन्डिंग करनी पड़ती है और वो बॉन्डिंग आपका आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, कोई भी बॉन्ड हो सकता है। तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि कोई रिएक्शंस क्या होता है या केमिकल इक्वेशन। आइए थोड़ा देखते हैं। देखिए, जैसे मैं कहीं अगर लिखूं, यहां अगर मैं लिखूं कि ये है A2 और ये है B2 और इससे यहां बन गया 2AB, ठीक है। तो एक मान लीजिए ऐसे मैं लिखा हूं कोई कंपाउंड, तो इसमें A क्या है? A है एटम। A क्या है? एटम। B क्या है? एटम। लेकिन A2 क्या है? मॉलिक्यूल। B2 क्या है? मॉलिक्यूल। AB क्या है? मॉलिक्यूल, ठीक है ना। या कंपाउंड A और B से मिला है ना, तो उसको कंपाउंड, ठीक है। तो एटम को जिससे हम लोग दिखाते हैं उसको बोलते हैं सिंबल। तो एटम जैसे यहाँ A दिखा रहे हैं, जैसे हम एक और इक्वेशन आपको कोई ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने लिया N2 + 3H2 gives 2NH3। तो पहला तो ये है, आपको ये सोचना है कि नाइट्रोजन N2 क्यों बनाता है। ये पता है आपको कि नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। N को क्या बोलते हैं? एटम को हम लोग क्या दिखाते हैं? किसी भी एटम को किससे दिखाते हैं? सिंबल से। सिंबल। किसी भी मॉलिक्यूल्स को किससे दिखाते हैं? मॉलिक्यूल्स को किससे दिखाते हैं? फॉर्मूला से, ठीक है। इसको हम लोगों को N2 या अमोनिया ये सब क्या है? फॉर्मूला। तो एटम को दिखाते हैं सिंबल से, मॉलिक्यूल्स को दिखाते हैं फॉर्मूला से, और जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनमें, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको दिखाते हैं इक्वेशन से। उसी को कहते हैं हम लोग इक्वेशन। तो केमिकल चेंज को किससे दिखाते हैं? केमिकल चेंज किससे दिखाते हैं? इक्वेशन। यानी ये क्या है? एक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे किसी भी एटम को आप सोडियम को N ने दिखाया, वो क्या हो गया? सिंबल। मैग्नीशियम सिंबल, क्लोरीन सिंबल। उसी तरह मॉलिक्यूल्स को फॉर्मूले से दिखाते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे हम कह रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। HCl ये फॉर्मूला कहलाएगा। अमोनिया भी एक मॉलिक्यूल है, ये फॉर्मूला कहलाएगा। और इनमें जो चेंजिंग हो रही है सबको मिला के हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि हम लोग जो इक्वेशन या ये जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें क्या आना चाहिए कि ये N2 क्यों बना, या H2 ही क्यों है, H3 क्यों नहीं है। पहले तो ये जानना चाहिए।
और फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये कैसे बन गए। लेकिन अभी आपके चैप्टर में इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है और बैलेंसिंग, तो अभी उस पर ज्यादा चर्चा न करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए जरा, इधर क्या करते हैं हम लोग, जो भी ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों मिलके कुछ न कुछ बना दिए। तो जो आपस में मिलके बना रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? ये है रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट, और ये भी है रिएक्टेंट 2, ये रिएक्टेंट 1। और इधर वाले को जो राइट हैंड साइड है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये है प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट हम इधर नहीं लिख सकते, लेकिन एक एजम्पशन बनाया गया है कि नहीं, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। इधर रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है प्रोडक्ट लिखेंगे। ऐसा रूल बनाया गया। और जब भी आप दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रहेंगे तो उनके बीच प्लस करेंगे। ठीक है? तो जैसे अगर हमें और भी रहता है, यहाँ C2 रहता तो लिखते C2 प्लस ये ऐसे प्लस लिखते। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में या तो ये एरो बनाते हैं या अगर बैलेंस है तो इक्वल भी बनाते हैं दोनों, लेकिन ऊपर वाला ही ज्यादा चलता है। ठीक है? तो क्या क्या चीज हम अभी तक समझे? एक तो समझे कि ये मॉलिक्यूल या जो भी रिएक्टेंट है उनके बीच हम प्लस लगाते हैं, और जो उधर प्रोडक्ट बनता है अगर प्रोडक्ट भी दो या दो से अधिक है तो उनके बीच भी प्लस बनाते हैं, और दोनों के बीच में एक एरो बनाते हैं। ठीक है? तो जो हम किसी भी केमिकल चेंज का रिप्रेजेंटेशन है उसी को इक्वेशन बोलते हैं। तो कोई कहे इक्वेशन क्या है तो आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज हो रहा है, इसी के रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे इक्वेशन। अब जरा देखिए, इस इक्वेशन में हम दो चीज कर सकते हैं। यही जैसे इक्वेशन है तो एक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं N2H2 NH3, एक कर सकते हैं हम लोग N2H2 NH3, और 2N2 6H2 4NH3, ये भी लिख सकते हैं। तो जो ऊपर वाला हमने लिखा है N2 plus H2 gives NH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटन इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है? अनबैलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इधर एटम देखेंगे और इधर देखेंगे, इधर नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 1, और इधर कितने हैं? 2, तो दोनों तरफ बैलेंस तो नहीं है ना, तो इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी अभी हमने कहा कि केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको कहेंगे इक्वेशन, और उसी इक्वेशन में अब हम दो पार्ट कर दिए। एक हो गया स्केलेटन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन, और ये क्या है? देखिए इधर 2 नाइट्रोजन है ना, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, क्योंकि ये पूरा जब 2 है तो इसमें 1 नाइट्रोजन है, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गया तो 2 नाइट्रोजन हुआ ना। उसी तरह यहाँ देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा मतलब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2, तो 3 में कितने होंगे? 6। उसी तरह यहाँ भी, यानी ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है? तो ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और वो क्या है? स्केलेटन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो चीज यहां लिखा रहता है, जैसे यहां कुछ नहीं लिखा है तो क्या मान लेंगे? 1, यहां क्या लिखा है? 3, यहां 2, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि इस इक्वेशन में अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आप कहेंगे 2, ठीक है। तो हम लोग एक चीज क्या समझ गए, एक समझ गए हम लोग कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंपल से किसको दिखाते हैं, फॉर्मूले से किसको दिखाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बैलेंस भी समझ गए और अनबैलेंस भी समझ गए क्या होता है। अब देखिए इसके बाद रिएक्शंस हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत लो टेम्परेचर में होते हो, जैसे सोडियम और वाटर। आप जानते हैं कि सोडियम को अगर डाल दें वाटर के साथ तो आग लगा देता है ना। तो कुछ रिएक्शंस बहुत लो टेम्परेचर में होते हैं, कुछ रिएक्शंस के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, कुछ रिएक्शन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। तो अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। उन्हीं रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो अब हम लोग अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अब देखिए जरा बैलेंसिंग आप लोगों में ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है जैसे 11th 12th में होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप लोगों में बैलेंसिंग का एक ही तरीका है, हीट एंड ट्रायल मेथड। और ये हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है जरा ये समझिए। देखिए बैलेंसिंग पहले क्या होता है, तो एक रूल होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको दिया था लावाइजियर ने, है ना। लावाइजियर ने दिया था और उन्हीं को कहते हैं हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि हम जो है इधर ले रहे हैं 2 किलो 2 ग्राम और उधर जाके 3 ग्राम हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। जितना हम लोग लेंगे रिएक्टेंट उतना ही होगा प्रोडक्ट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको लावाइजियर ने दिया था। मतलब आप लोग ये कहते हैं कि मास इज neither created nor destroyed, नहीं, तो इसको आप लोग ये कहते हैं कि मास, ये अलग बात है कि बाद में ये देखा गया कि मास थोड़ा बहुत एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन अभी हम लोग इक्वेशन में तो यही मान के चलेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने लिखा था, उसी इक्वेशन को देखें, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसमें नाइट्रोजन का अगर आपको एटॉमिक मास याद हो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, ठीक है। और 2 नाइट्रोजन है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 28। अच्छा, हाइड्रोजन का 1, तो H2 का 2, तो 3 H2 है तो कितना हो जाएगा 6। अब यहां देखिए नाइट्रोजन का 14 अभी हम लोगों ने देखा, और हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन है तो 3, तो ये कितना हो जाएगा 17, और 17 2 जा कितना हो जाएगा 34, है ना। तो इधर टोटल मास कितना है 28 और 6 कितना हो गया 34, और इधर भी क्या हो गया 34। तो हम क्या कहेंगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लेकिन वही अगर हम ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा दें तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम ये नहीं कह सकते कि वो लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो
तो अगर आपसे कभी कोई रिएक्शन दे दे और कह दे कि नहीं इसमें बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है कि नहीं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड का मास, राइट हैंड साइड का मास दोनों ऐड करेंगे और दोनों देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बैलेंस कैसे करें, जैसे इसी को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। हीट एंड ट्रायल माने कि नंबर रखिए और देखिए बैलेंस हो जाए तो बहुत बढ़िया। और आप लोगों में बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इसी को बैलेंस करना है, तो अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उस एटम को देखूंगा जो कम है। तो प्रोडक्ट में कौन सा एटम कम है, नाइट्रोजन। ये कभी नहीं करेंगे हम लोग कि यहाँ N2 लिखा है तो यहाँ भी N2 कर दें, नहीं, हम लोग केवल इधर लिख सकते हैं, है ना। हम लोग उसके बेस में नहीं लिख सकते, क्योंकि बेस में लिखेंगे तो हम लोग नया मॉलिक्यूल जनरेट करने जा रहे हैं और वो हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो एटम कम है, कौन सा इसमें कम है, नाइट्रोजन, उसको बैलेंस करें। इधर कितने नाइट्रोजन है बच्चों, 2, इधर 1, तो क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन। लेकिन हम नाइट्रोजन तो लिख नहीं सकते, ये सब मिलके एक ही है ना, तो हम लिख देंगे 2 माने पूरा अमोनिया 2। तो क्या इधर नाइट्रोजन और इधर नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हो गया। अब हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 3 2 6, नहीं समझे, ये नाइट्रोजन है और साथ में कितने हाइड्रोजन हैं, 3, और ऐसे ऐसे अमोनिया कितने हैं, ऐसे ऐसे अमोनिया कितने हैं, 2 है ना। तो एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन हैं, तो इसमें भी तो 3 है ना, तो टोटल कितने हुए, 6। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करके भी समझ सकते हैं। तो अमोनिया 6 है, सॉरी हाइड्रोजन 6 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो अगर हम यहाँ लिख दें तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, मैं यहाँ लिखा P4, यहाँ लिखा O2 और यहाँ P4O10, ऐसे लिख दिया। अब कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को आप बैलेंस करिए, तो कैसे हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, जो एटम अभी हमने बताया कम है और संयोग से जो कम है, कम माने फास्फोरस, इधर कितने हैं, 4, इधर भी कितने हैं, 4, तो फास्फोरस तो बैलेंस है। अब हमें देखना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 10, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 5, तभी ना 5 2 10, और ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं कहूं ये है एल्युमिनियम, ये है ऑक्सीजन, दोनों मिलके बनाते हैं Al2O3। अब देखिए हम लोगों को ये भी जानना है कि ये Al2O3 सर कैसे बन गया, क्योंकि अभी आप सोडियम ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे ये सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये तो कुछ अजीब है, सब ऑक्साइड का फॉर्मूला अलग अलग। कितना अच्छा रहता अगर ऐसे लिखते हैं MgO, NaO, AlO, है ना। तो हम लोग को थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि ये सब कैसे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। खैर अभी तो फॉर्मूला है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो इसमें कम एटम कौन सा है, एल्युमिनियम, इधर कितने एल्युमिनियम है, 2, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 2, इधर नहीं लिख सकते, है ना। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चों, एल्युमिनियम तो मेरा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन, और बड़ा अजीब है, इधर 3 और यहाँ 2 ऑक्सीजन। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ 2 है ना, तो यहाँ लिखते हैं लोग 2 और यहाँ लिखते हैं 3। तो क्या हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 3 2 6, 3 2 6, लेकिन इसके चक्कर में फिर एल्युमिनियम गड़बड़ हो गया। तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 और एल्युमिनियम और ऐड करना पड़ेगा, और इस तरह से हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक बार ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछिए माने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर YouTube पे जाएगा तो, और आपके ऐप पे जाएगा तो आप चैट बॉक्स में मुझसे डायरेक्ट पूछिए और सजेशन भी दीजिए, है ना।
चूंकि 10th क्लास का चीज मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत अगर आएगी तो आप लोग बताइएगा भी कि क्या इसमें मैंने किस तरह से और समझाऊं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगर छोटे छोटे इस तरह से रिएक्शंस आए तो मेरे ख्याल से आप लोग बैलेंस कर लेंगे। आप लोग ये भी देख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कितने कितने रिएक्शन दोनों। देखिए सबसे ज्यादा जो आप लोगों में आता है, जो दिक्कत आता है, वो वैसे तो आपका लास्ट चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, मैं शुरू में स्टार्ट भी किया था नोमेनक्लेचर। तो उसमें क्या है कि अगर आप मीथेन लिए हैं और उसका कंबस्शन करा दिए तो बनता है CO2 और वाटर। अगर आप इथेन ले लिए और उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिए बनता है CO2 और वाटर। अगर आप बेंजीन ले लिए और उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिए तो भी बनता है CO2 और वाटर। इसको बैलेंस करना बड़ा दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए इसको बैलेंस करना है ना, देखिए यहाँ 2 है, अब यहाँ आप 2 लिख दिए तो दिक्कत क्या है ना कि ऑक्सीजन दोनों में है, यहाँ बैलेंस किए तो यहाँ गड़बड़, यहाँ बैलेंस किए तो यहाँ गड़बड़। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं। आपको एक चीज तो पता है ना कि चाहे हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, हाइड्रोकार्बन कोई भी हो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। और कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन यानी कंबस्शन कराएं तो कंबस्शन करके वो क्या होता है, CO2 और वाटर भी बनता है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए हमें नहीं पता कि कितने हैं, यहाँ X और यहाँ लिख लीजिए Y। ठीक है, यहाँ लिखिए O2 और यहाँ CO2 और वाटर। ठीक है, यहाँ X है तो यहाँ लिख लीजिए X और यहाँ Y है तो यहाँ लिख दीजिए Y/2 और यहाँ लिखिए जहां आपका ऑक्सीजन है यहाँ लिखिए X + Y/4। ठीक है, अब आपके सारे रिएक्शंस बैलेंस हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर वाला है आपको बैलेंस करना है, आप ये कह सकते हैं सर ये सब तो छोटा छोटा है, लेकिन अभी अगर और बड़ा कर दूं मैं, जैसे इथेन है, ब्यूटेन कर दूं, पेंटेन कर दूं और आगे तो उतनी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी ना। तो अगर मैं लिखूं तो आप देखिए यहाँ x की जगह पे कितना है 1, तो यहाँ लिखना है x, तो यहाँ 1 तो लिखते नहीं है। चलिए y की जगह पे यहाँ क्या है 4 है ना, 4 तो यहाँ क्या लिखते हैं y/2, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा y/2 क्या होता है 4/2। अब यहाँ क्या लिखेंगे x की जगह पे 1 प्लस y/4 माने 4/4 माने कितना 1, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2। क्या ये बैलेंस हो गया? आप देखेंगे आपको लगेगा हो गया। ठीक है, आप दूसरा वाला करके देखिए, अगर उसमें दिक्कत है तो 2 को हटा दे रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ क्या है 2, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2। ठीक है, कैसे 2, यहाँ x लिखना है ना। अच्छा, यहाँ क्या लिखना है y/2, तो यहाँ y/2 माने क्या लिखेंगे 3। ओके, अब देखना है मेन ऑक्सीजन, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। मेन लिखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है x + y/4। x कितना है 2 और y/4 कितना है 6/4। तो बड़ा अजीब हो गया, ये कितना आएगा 7/2। ये तो अजीब है ना, कभी आप ऐसा सुने हैं क्या 7/2? नहीं सुने होंगे। तो फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? सबको अगर ऐसा कुछ भी आए तो जो डिनोमिनेटर आ रहा है ना, ये नीचे जो भी आ रहा है इसी से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब में कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखिए जरा, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 7, इसमें 2 से करें तो 2, इसमें 2 से करें तो 4 और इसमें भी 2 से करें तो 6। अब हमारा हो गया बैलेंस। अब देखिए अब हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो
कोई दिक्कत नहीं है। इसको बैलेंस करना है, आइए फिर से देखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, x माने 6, वहां क्या लिखेंगे y/2 माने 6/2 यानी 3। ओके, अब ऑक्सीजन में क्या लिखेंगे, तो ऑक्सीजन में देखिए जरा x + y/4 है ना, माने 6 प्लस फिर से y/4, फिर वही आ गया 6/4 है ना, यानी 3/2। अब क्या करेंगे, ये कितना होगा 15/2 होगा कि नहीं, तो फिर से ये 15/2 हो गया। और ऐसा तो हमें लिखना नहीं है, तो हम 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है 2, और इसको क्या वो कर देंगे 15, इसको क्या करेंगे 12, और इसको क्या करेंगे 6, और हमारा हो जाएगा ये बैलेंस। तो ऑर्गेनिक में यानी ये सब जो बैलेंस, इसी में बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है। ये अगर बैलेंस करने को आए तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत आएगी, आप लोग धीरे धीरे देखेंगे और कर लेंगे। अब देखिए, जो ये आपका केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन हमें दो चीजों के बारे में बताता है। किन किन चीजों के बारे में, एक तो बताता है केमिकल इक्वेशन हमें, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, और दूसरा क्या बोलते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है कि क्वालिटेटिव हमें बताएगा नेम ऑफ रिएजेंट, माने नेम ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो उसके नेम के बारे में बताए, उसको क्या कहते हैं हम लोग कि क्वालिटेटिव, माने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं इक्वेशन का। और क्वांटिटेटिव माने उसके ग्राम के बारे में, कितना मोल है, mu है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब के बारे में अगर बताया जाए, वॉल्यूम का क्या है कंडीशन, तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी हम लोग इक्वेशन को बताते हैं, उसके बारे में देखते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों में आता है कि केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो आइए हम लोग उसको थोड़ा सा समझ लें। limitations of chemical equation। देखिए, पहला लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन समझते हैं आप लोग कि ड्रॉबैक या केमिकल इक्वेशन जब पहले बना था तो उसमें क्या क्या चीजें जो है लगी थी कि ये गड़बड़ है। तो पहला क्या था, पहला ये था कि केमिकल रिएक्शन के लिए कंडीशन, तो पहला क्या था कि कंडीशंस फॉर केमिकल इक्वेशन, मतलब कि अगर मैं कोई केमिकल इक्वेशन लिखता हूं तो उस केमिकल इक्वेशन में हमें पता नहीं चलता प्रेशर कितना है, टेम्परेचर का क्या कंडीशन है ना, कैटेलिस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब हमें नहीं पता चलता। तो ये क्या हो गया उसका ये क्या हो गया, ये कंडीशन, ये लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन क्या होगा, हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता चलता है किसी केमिकल इक्वेशन को देख के। रेट ऑफ रिएक्शन माने कि रिएक्शन की स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन फास्ट है, रिएक्शन स्लो है, क्या है वो हमें पता नहीं चलता है कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन हमें क्या हो सकता है कि हीट चेंज, हीट चेंज। तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, माने हीट, एक्सोथर्मिक माने हीट इवॉल्व होना है ना, कि एंडोथर्मिक है माने हीट का लगना है ना। एक्सोथर्मिक माने क्या होता है, हीट इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व, इसका मतलब हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। तो ये नहीं पता चलता है। नेक्स्ट हमें क्या नहीं पता चलता है
चौथा हीट चेंज तो हो गया, और सोचिए कि क्या हो सकता है जो नहीं पता चलता हम लोगों को, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म नहीं पता चलता। मैकेनिज्म क्या होता है कि रिएक्शन किस तरह से हुआ, ये हम केमिकल इक्वेशन देख के नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हुआ। और पांचवा क्या है, कंसेंट्रेशन। हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारा रिएक्शन जो भी रिएक्टेंट लिए हैं वो रिएक्टेंट कंसेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। कंसेंट्रेटेड माने बहुत गाढ़ा, उसमें सॉल्यूट ज्यादा हो। भाई सूखा सूखा तो रिएक्शन नहीं होगा ना। अगर दो रिएक्टेंट ले लिए हम और कह रहे हैं ए भी सॉलिड बी भी सॉलिड, तो दोनों पास पास रहेंगे, बस देखेंगे एक दूसरे को। तो उनको या तो लिक्विड या गैस कुछ न कुछ तो रहे ना, मूव करके आए, टकराएं, रिएक्शन करें, है ना। तो हमें पता नहीं चलता है कि उनका कंसेंट्रेशन ज्यादा है कि कम है। और लास्ट नेचर ऑफ रिएक्शन, ये नहीं पता चलता है हमें इक्वेशन देख के कि नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है। नेचर ऑफ रिएक्शन माने क्या होता है कि वो रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन समझते हैं हम लोग, और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे अभी हमने लिखा था नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाएगा। अगर उसमें टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन सही रहा तो रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार आगे जाएगा पीछे भी आएगा, है ना। तो उसको रिवर्सिबल कहते हैं। रिवर्सिबल माने मान लीजिए ये ए है, ये बी भी बना रहा है, अब फिर पीछे भी आ रहा है, तो इधर से इधर जा रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फिर अगर पीछे से आगे आ गया तो क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। इस तरह से नाम देते हैं। तो ये इसके बारे में केमिकल इक्वेशन नहीं बताता है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोग कुछ चीजें रिमूव किए, कुछ इसके इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए कुछ रूल्स आए और वो उसमें जुड़ गए उसी केमिकल इक्वेशन में। तो क्या क्या जुड़ा जरा देख लीजिए। क्या क्या रूल जुड़ गया। एक तो ये हो गया कि जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखिए तो आप ब्रैकेट में जैसे Zn और प्लस H2SO4, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ZnSO4 और यहाँ H2। तो उन्होंने कहा था अगर आप लिख रहे हैं H2 तो ब्रैकेट में लिखिए गैस, ये सॉलिड है तो लिखिए सॉलिड, ये लिक्विड है तो लिखिए लिक्विड, ये सॉलिड जो है जरूर लिखिए। ठीक, तो ये हो गया, समझ में आने लगा कि कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है। फिर वो लोग ये भी कहे अगर ये गैस है तो ऐसे ऊपर एरो बना दीजिए, अगर ये सॉलिड है तो नीचे एरो बना दीजिए, ताकि समझ में आए कि वो प्रेसिपिटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिखूं NaCl और AgNO3, तो ये बन गया NaNO3। NaNO3 को पता है क्या बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर। क्या होता है चिली सॉल्ट पीटर, ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन आप जान लीजिए फिलहाल कि इसको बोलते हैं, आपके कंपटीशन वगैरह में काम देगा, चिली सॉल्ट पीटर। खैर AgCl क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं, जो नीचे जाके बॉटम में लग जाए। तो इसको ऐसे नीचे एरो बनाते हैं। तो साइंटिस्ट लोग कुछ कुछ चीज तो किए बाद में, जैसे मान लीजिए हम जो है लिख रहे हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये लिख रहे हैं अमोनिया, तो साइंटिस्ट को बाद में कहे अगर ये रिवर्सिबल है तो ऐसे लिखो। तो इरिवर्सिबल के लिए हम लोग वन एरो से दिखाते हैं और रिवर्सिबल के लिए ऐसे दिखाते हैं। तो थोड़ा सा ये चेंज किए साइंटिस्ट लोग। लास्ट में ये भी होने लगा कि अगर इसमें हीट लग रही है, कोई रिएक्शन है A से B, तो यहाँ लिख दो इतना x जूल जो भी हो, तो ऐसे। तो ये भी लिखा जाने लगा, या इसको ऐसे लिखा जाने लगा A से B और बगल में डेल्टा H इक्वल टू माइनस x जूल। ये निकल रहा है ना, निकलने को लिखते हैं माइनस, और अगर लगता तो प्लस। तो साइंटिस्ट लोग कुछ कुछ चीजें चेंज किए कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कुछ चीजें आगे आपसे जैसे कुछ
क्वेश्चंस आएंगे कि इन क्वेश्चंस को, इन रिएक्शंस को बैलेंस करिए, लेकिन बैलेंस करने से पहले आपको ये आना चाहिए कि फॉर्मूला हम कैसे लिखें। जैसे मान लीजिए आपसे अगर कह दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। ठीक है, तो आप लोग एक तो करिएगा क्या कि होमवर्क दे दे रहे हैं आपके स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल सबके पास होगा ही, उसका जो पेज नंबर 5 पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, तो एक तो वो आप लोग करिएगा, और सेकंड कुछ रेडिकल्स आप लोग जान जाइए अभी से। अब रेडिकल्स क्या होते हैं, आप लोगों को शायद रेडिकल के बारे में पता हो कि रेडिकल्स क्या होते हैं। जैसे ऐसे देखिए, एक होते हैं कैटायनिक रेडिकल। क्या होते हैं, आइए थोड़ा सा देखते हैं। एक क्या होते हैं पॉजिटिव रेडिकल, और एक क्या होते हैं बच्चों निगेटिव रेडिकल। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल। अब ये क्या है पॉजिटिव रेडिकल, निगेटिव रेडिकल, थोड़ा सा समझिए। कभी भी जब कोई कंपाउंड बनेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे तभी बनेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे कैसे बनेगा जरा समझिए। मान लीजिए हम पॉजिटिव रेडिकल में कोई एक नाम ले रहे हैं कि ये है कैल्शियम, तो हमें पता रहता है कि कैल्शियम पे 2+ होता है। 2+ माने कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर मैं निगेटिव रेडिकल में एक बात करूं तो मैं कहूं निगेटिव रेडिकल में फॉस्फेट, ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3। अब इन दोनों को आपस में जुड़ना है, कैसे जुड़ेंगे, तो ये तो ये उपाय है कि चलो कैल्शियम आया, इसको कितना देना है, 2 इलेक्ट्रॉन देना है। फॉस्फेट को कितना लेना है, 3, तो ये दिया, इसका काम हो गया, अरे हुआ, हाँ हो गया, लेकिन इसका हुआ क्या, नहीं, क्योंकि उसको तो 3 चाहिए, तो एक और कैल्शियम आएगा, ये ले लिया। अब इसका काम हो गया, हो गया, लेकिन इसका अभी भी नहीं हुआ, तो फिर एक फॉस्फेट आएगा, ये ले लिया। अब इन दोनों का काम हो गया क्योंकि 2 देना था, इसका हुआ नहीं, इसको और चाहिए, फिर ये आया, इसको दिया। अब क्या तीनों कैल्शियम का काम हो गया, हाँ, तीनों 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहते थे, और फॉस्फेट का भी काम क्योंकि वो 3 लेना चाह रहा था, ये भी दे दिया। तो हम इसका कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, 3 कैल्शियम 2 फॉस्फेट, ऐसे लिखते हैं, और इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो अब पता चला हम इतना बना के ऐसे लिखें, तो इसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये है कैल्शियम, यहाँ है फॉस्फेट, और क्या करते हैं, यहाँ 3 है ना, यहाँ, तो उसको यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ 2 है तो उसको यहाँ लिख दीजिए, हमारा फॉर्मूला है ना। तो आपको क्या करना है, ये तो बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं है, लेकिन आपको याद तो करना होगा ना कि फॉस्फेट PO4 होता है। तो आइए मैं 2-4 रेडिकल आपको दे रहा हूं, और आप लोगों को रेडिकल का चार्ट जो है मैं असाइनमेंट में या स्टडी मटेरियल में या चैट बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा रेडिकल का देखिए। अब रेडिकल में भी अलग अलग होते हैं, एक जिसपे +1 उसको क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट, एक +2 डाईवैलेंट, +3 ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ऐसे। तो मैं 2-4 बस लिख दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, जिसपे +1 +2 +3 +4 होता है। इधर में लिख रहा हूं -1 -2 -3, और जरूरत पड़े तो -4। तो यहाँ क्या होगा, देखिए, एक हाइड्रोजन, सोडियम, अब ये आपको याद करना होगा, है ना, कि Na सोडियम होता है, पोटेशियम, जो मेन है वो मैं लिख रहा हूं, सिल्वर, Cu+, अच्छा देखिए Cu2+ भी होता है, Cu+ भी होता है और Cu2+ भी होता है। तो जो 2 हो, अगर जो ज्यादा होता है जिसपे चार्ज, उसको लिखते हैं इक, कम वाले को अस। तो ये ज्यादा है, क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक, इसको क्या बोलेंगे, क्यूपरस, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक,
मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। क्यूप्रिक, क्यूप्रस, इसमें लगाएंगे अस, इसमें लगाएंगे इक। जैसे आयरन है ना, एक होता है 2+, एक होता है आयरन 3+, तो इसको क्या बोलेंगे कम वाले को? फेरस, फेरिक, है ना। एस्टेनस, एस्टेनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, ऐसे करते हैं। तो आप लोगों को कुछ कुछ कंपाउंड्स आने चाहिए लिस्ट में, सबका मैं नाम दे दूंगा। मेन जो है 1-2 लिख दे रहा हूं बस, कि आप लोग देखें और समझ जाएं कि अच्छा ऐसे होता है, नहीं भी ये बहुत होते हैं ना, मैं कितना लिखूं, बहुत होते हैं। तो आप लोग क्या करिए, एक तो ये चार्ट समझ जाइए। इसी तरह अगर हम निगेटिव रेडिकल्स में देखें तो निगेटिव में तो बहुत है आपके, देखिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड। अब जान लीजिए आइड कब लिखते हैं? आइड हम लोग तब लिखते हैं जब कोई अकेले हो एटम, जैसे Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। O को क्या कहते हैं? ऑक्साइड। N को नाइट्राइड, P को फॉस्फाइड, सल्फाइड, ठीक है ऐसे। और अगर वो ऑक्सीजन के साथ है तब आइड लिखते हैं। आप जरा ये भी समझिए, ये जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं फास्फोरस पे 3-, तो आप क्या लिखेंगे? फॉस्फाइड, क्या लगाएंगे? आइड, अकेले है। लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं ये, तो इसको क्या कहेंगे? फॉस। अब इसमें लगाएंगे आइड। आइड क्यों लगा रहे हैं? कम ऑक्सीजन है। इसको क्या कहेंगे? फॉस्फेट, ज्यादा वाले को 1, अकेले को, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं N पे 3-, आप कहेंगे अरे सर नाइट्राइड, और NO2-, तो आप कहेंगे नाइट्राइट, और NO3-, आप कहेंगे नाइट्रेट, ज्यादा है इसलिए 8। तो ये सब आपको जानना चाहिए। इसमें क्लोराइड आता है, ब्रोमाइड आता है, आयोडाइड आएगा, फ्लोराइड आएगा, साइनाइड आएगा, है ना, आइसोसाइनाइड आएगा, हाइड्रोक्साइड आएगा, बाइसल्फाइड आएगा। तो इसमें बहुत से रेडिकल्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह 2- है, मैं आपको चार्ट दे दूंगा, ये नहीं कि इतना ही है, इसमें बहुत से रेडिकल्स होते हैं, मैं चार्ट दे दूंगा, उससे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और भी होते हैं, जैसे इसमें अगर मान लीजिए -1 में आप लिखना चाहें ClO-, Bro-, ठीक है, IO-, तो ये हाइपोक्लोराइड वगैरह ये सब इसी में आ जाएंगे। -2 में अगर आप आ जाइए तो ऑक्साइड होता है, सल्फाइड होता है, और इसमें जैसे अभी नाइट्रेट भी हम लोगों ने देखा था, नाइट्राइट भी था, ये सब इसी में थे ना। इसमें सल्फेट आ जाता है, सल्फाइड हो गया, बाइफॉस्फेट हो गया। तो इस तरह से बहुत से हो सकते हैं। इसमें फॉस्फेट हो गया, है ना। अब इसमें तो आप लोगों के अभी काम का नहीं है, ऐसे ये थोड़ा बड़ा लगेगा आप लोगों को। तो फिलहाल आप लोग जो छोटे छोटे हैं, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, अब ये सब तो सबको जानना ही चाहिए, सल्फेट है। और कैसे लिखेंगे ये भी समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं एल्युमिनियम कार्बोनेट, तो आप यहाँ से एल्युमिनियम उठाइए, यहाँ से कार्बोनेट उठाइए, और आपको एल्युमिनियम पे कितना चार्ज दिख रहा है? 3+, कार्बोनेट पे 2-। फॉर्मूला क्या होगा यही तो पूछेगा, तो आप कहेंगे CO3, ये हो गया एल्युमिनियम कार्बोनेट। लेकिन वही मैं कहूं सोडियम कार्बोनेट, तो आप जरा देखेंगे सोडियम कहाँ है, तो आप लिखेंगे Na पे 1+, कार्बोनेट पे 2-, और क्या लिखेंगे Na2CO3, CO3 का 1 ना, तो 1 नहीं लिखते हैं, Na2CO3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। करीब 50-60 कंपाउंड जब आपको मैं वो लिस्ट दे दूंगा, उसमें से आप लोग करिएगा कि ये जिंक नाइट्रेट, तो ये सल्फेट, वो साइनाइड, ये ऐसे ऐसे फार्मूला बनाने की कोशिश करिएगा।
तो हम लोग आज से स्टार्ट कर दिए हैं केमिकल इक्वेशन, क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो भी अगले क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।